नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अनिल शर्मा जीएस क्लासेस पर। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, एसआई का एग्ज़ाम देंगे, एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, आप निकट भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम आपसे देने वाले हैं उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपकी विशेष जो है डिमांड पर मैं आज आपके सामने पहली बार प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि पूरा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा मैं यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध करा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी उससे कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आए और आप सभी लोग उनको सही टिक करके आएँ और आपका सिलेक्शन। तो आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत का जो रिवर सिस्टम है, जो नदी तंत्र है भारत का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ एक तो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसको हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कह सकते हैं या उत्तर भारत की नदियाँ कह सकते हैं। दूसरा पार्ट आपका प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को दक्षिण भारत की नदियाँ कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिमालय में बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें वर्षभर जल प्रवाह होता रहता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती है, उससे पानी बनता है, इसलिए उन नदियों को समवहनीय नदियों के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और गर्मियों में उनमें जल की कमी आ जाती है। इस कारण प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियों को गैर संवहनीय नदियों के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम और बात करें तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो भारत का जो भूमि है वो ऐसा कहा जाता है कि पूर्व की ओर इस तरह से झुका हुआ है और ये पश्चिम की ओर उठा हुआ है, इसलिए भारत की अधिकांश नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछ सकता है। अब अगर अपन बात करें जिस स्थान से नदी शुरू होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना है जहाँ से नदी निकलती है उसको नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन आता है नदी का मुहाना क्या होता है। तो कई छात्र जिनको पता नहीं होता है वो ये समझते हैं कि जहाँ से नदी निकलती है उसको नदी का मुहाना कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, नदी का मुहाना जहाँ से नदी निकलती है वो नहीं होता है, बल्कि नदी का मुहाना जहाँ नदी समुद्र में मिलती है या नदी किसी और जगह जाकर समाप्त होती है उसको नदी का मुहाना कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। नदी का उद्गम स्थल जहाँ से नदी निकल रही है उसको कहते हैं, और जहाँ पर नदी समाप्त हो रही है वो किसी झील में हो सकती है, किसी समुद्र में हो सकती है, दूसरी किसी नदी में हो सकती है या सागर में हो सकती है, उसको अपन जो है नदी का मुहाना कहते हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने और नदी तंत्र की अपन बात करेंगे। तो भारत में बेसिकली देखा जाए 3 बड़े नदी तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज सिंधु नदी तंत्र की। दूसरा बड़ा नदी तंत्र बात करेंगे हम गंगा नदी तंत्र की, और उसके बाद में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो आज के वीडियो में मैं केवल आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताऊँगा। सिंधु नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, कहाँ पर इसका मुहाना है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ कहाँ से होकर ये बहती है, कितनी इसकी लंबाई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी घाटी समझौता हुआ था वो क्या है, क्या उसका पैरामीटर्स वगैरह हैं। तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और बहुत हेल्पफुल ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं। तो ये मैंने पूरा मैप नहीं बनाया अभी, ऊपर का मैंने मैप ये बना दिया है, ये भारत का नक्शा है। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र की हम आज बात करेंगे।
ये हम देख सकते हैं, ये आप जानते हैं लद्दाख है। मैं इधर लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए ये लद्दाख है। यहाँ पर ये पंजाब है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका J&K है, जम्मू एंड कश्मीर। ये 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। हमारे यहाँ नेपाल के ऊपर यानी कि तिब्बत में मानसरोवर झील है। तो सिंधु नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील से निकलने के बाद लद्दाख की गहरी घाटियों में होते हुए और इस तरह से जो है ये पीओके है, आपको ध्यान रखना है। ये पीओके होते हुए और पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान में इस तरह से बहते हुए आगे जाकर ये अरब सागर में जाकर समाप्त हो जाती है। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो ये विश्व की बड़ी नदियों में इसका नाम आता है। दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे लंबी और बड़ी नदी इसको माना जाता है। लगभग जो है 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिंधु नदी। अगर इस नदी की लंबाई की बात करेंगे तो ध्यान रखना है दोस्तों, 2880 किलोमीटर इस नदी की क्या है, कुल लंबाई है। जिसमें से अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि ये नदी भारत में कितना बहती है तो आपको ध्यान रखना है लगभग 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। बाकी का हिस्सा इसका हिस्सा तिब्बत में और पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। अगर हम बात करें सिंधु नदी की तो ये पीओके वाला जो क्षेत्र है ये आपका लद्दाख, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। ये गहरी घाटियों से होते हुए पहले आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और फिर ये जैसे ही पाकिस्तान में पहुंचती है तो दक्षिण की ओर मुड़ते हुए यहाँ पर अरब सागर में मकरान तट पर जाकर, मकरान तट, ये पाकिस्तान में मकरान तट पर जाकर अरब सागर में ये नदी जो है समाप्त हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी का अगर हम बात करें कुल जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो लगभग जल ग्रहण क्षेत्र, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिंधु नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है तो आपको ध्यान रखना है इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 11.62 लाख वर्ग किलोमीटर है। जिसमें से अगर ऐसा पूछता है कि भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है तो आपको याद रखना है भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि सिंधु नदी का टोटल जल ग्रहण क्षेत्र 11.62 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका 3.21 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है। अगर हम सिंधु नदी की आगे और बात करें तो यहीं से दोस्तों इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो कुछ नदियां इसके बाईं ओर से जाकर सिंधु नदियां मिल जाती हैं और कुछ नदियां दाईं ओर से आकर सिंधु नदियां मिलती हैं। सबसे पहले हम बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे तो मैं दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सहायक नदी की बात करता हूँ जो कि चिनाब नदी है। चिनाब नदी आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारीनाथ एक जगह पड़ती है। बारीनाथ नामक स्थान से चिनाब नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए और इस तरह से जो है ये नदी पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान में पीठनकोट नामक एक जगह पड़ती है। वहाँ पर जाकर, ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है चिनाब। वहाँ पर जाकर ये सिंधु नदी मिल जाती है। लगभग अगर अपन चिनाब की लंबाई की बात करें तो लगभग जो है 960 किलोमीटर के आसपास चिनाब नदी की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है।
दूसरी इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो दूसरी प्रमुख सहायक नदी आप देख सकते हैं, ये राकस ताल, मानसरोवर झील के नीचे राकस ताल है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है और ये सीधा हिमाचल प्रदेश जाती है। और हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है, अगर आपने पहले नाम सुना हो, सिपकीला दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद में ये पंजाब चली जाती है और पंजाब के लुधियाना होते हुए यहाँ पर एक प्लेस पड़ता है पंजाब में जिसका नाम है हरके। इस प्लेस का नाम दोस्तों क्या है? हरके। मैं भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका नाम है हरके। ये हरके डैम है, यहाँ पर हरके बैराज बना हुआ है और यहाँ से ये नदी पाकिस्तान चली जाती है और कई बार, ये ध्यान रखना आपको, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा से इस तरह से होते हुए और पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी आपको ध्यान रखना, अगर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो लगभग 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये सतलज नदी है। यहीं से तीसरी अगर अपन इसकी सहायक नदी की बात करें तो वापस चलता हूँ मैं श्रीनगर में, और श्रीनगर के पास में शेषनाग एक झील है। शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसको अपन झेलम नदी के नाम से जानते हैं और ये झेलम नदी श्रीनगर से होते हुए पीओके और पीओके से होते हुए पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ये झेलम नदी है। इसकी लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चौथी प्रमुख नदी की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से एक ब्यास नदी निकलती है और ये ब्यास नदी कुल्लू घाटी से निकलने के बाद सीधा हिमाचल प्रदेश से पंजाब आती है और हरके नामक स्थान पर सतलज नदी में ये मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। किस में मिल जाती है? सतलज नदी में। इसकी लंबाई छोटी नदी है, लगभग 470 किलोमीटर है और ये जो हरके डैम बना हुआ है, ये अगर क्वेश्चन कभी आपके सामने ऐसा आ जाता है कि हरके जो बैराज है या हरके जो डैम है वो किन दो नदियों के संगम पर बना है, तो आपको ध्यान रखना है सतलज और ब्यास नदी के संगम पर इस हरके बांध को बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप जानते होंगे यही वो जगह है जहाँ से एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी सिंचाई नहर निकाली गई है, जिसको इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये नहर इसी हरके बैराज से निकली है और ये नहर हरके बैराज से निकलने के बाद जैसलमेर तक जाती है। एशिया की और भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। एक और नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से निकलती है जिसको अपन रावी नदी के नाम से जानते हैं और ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश से पंजाब और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ये रावी नदी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये झेलम, ये आपकी चिनाब, इसको रावी 3, ये ब्यास नदी है और सतलज। इन पांचों नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। आपने भी सुना होगा पंचनद कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, तो ध्यान रखना है आपको, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिंधु नदी में केवल चिनाब नदी जाकर मिलती है। एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है पीठनकोट। पाकिस्तान में एक जगह है ये पीठनकोट। यहाँ पर जाकर ये नदी जो है चिनाब नदी किसमें मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं चिनाब नदी में सारी नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? सतलज नदी मिल रही है, आपकी रावी नदी मिल रही है, ब्यास नदी मिल रही है और झेलम का जल उसमें मिलता है चिनाब में। फिर चिनाब नदी जाकर सिंधु में इस पानी को मिला देती है। फिर सिंधु नदी ले जाकर इस पूरे पानी को अरब सागर में, पाकिस्तान के मकरान तट पर जाकर अरब सागर में मिला देती है। अगर हम आगे इस नदी से दोस्तों बात करें तो एक इम्पोर्टेंट बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था 1960 में सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर। इसको ये ध्यान रखना आपको, 1960 में हुआ है। इसको सिंधु नदी बंटवारा
या समझौते के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी का जो जल है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी नदियाँ भारत से हिमाचल प्रदेश या इधर से निकल रही हैं वो सारी नदियाँ पाकिस्तान जा रही हैं, तो इसलिए ये विवाद की स्थिति बनी थी कि कितना % पानी पाकिस्तान इसका यूज करेगा, कितना % पानी भारत इसका यूज करेगा। तो 1960 में सिंधु नदी के जल को लेकर एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में, जिसको सिंधु नदी समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इस समझौते के तहत ये तय किया गया कि ये जो 6 नदियाँ हैं, 6 नदियाँ कौन कौन सी हैं ध्यान से आपको देखना है। एक नदी आपकी सिंधु है, दूसरी आपकी झेलम है, तीसरी क्या बोलते हैं उसको चिनाब है, चौथी आपकी ब्यास है, पांचवी रावी है और छठवीं सतलज है। इन 6 नदियों के पानी का कितना % पाकिस्तान उपयोग करेगा, कितना % भारत उपयोग करेगा, इसको लेकर ये एक पैक्ट हुआ दोनों सरकारों के बीच में और ये तय किया गया कि जो भारत है, मैं इधर बात कर रहा हूँ, इस पैक्ट में ये कहा गया कि भारत, आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी नदियों का, सिंधु नदी, दूसरी झेलम नदी और तीसरी आपकी चिनाब नदी। ऊपर की जो 3 नदियां हैं इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब। ऊपर की 3 नदियों के पानी का केवल 20% पानी का उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा। कितना % करेगा, मात्र 20%। कौन कौन सी नदियों का, सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% पानी का उपयोग भारत करेगा, जबकि 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। लेकिन नीचे की जो 3 नदियां हैं, नीचे की 3 नदियां कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान रखना है। रावी प्लस ब्यास प्लस सतलज, इन तीनों नदियों के 80% पानी का उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% पानी का उपयोग भारत करेगा। लेकिन नीचे की जो 3 नदियाँ हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों के पानी का 80% उपयोग भारत करेगा, जबकि 20% उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। तो ये कहीं ना कहीं 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल बंटवारा हुआ उसको लेकर ये तय किया गया। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि अगर 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान कर रहा है ऊपर की 3 नदियों का, तो हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। इस समझौते में इस बात पर भी ये मतलब समझौता हुआ था कि भारत इन नदियों पर, सिंधु नदी पर, झेलम नदी पर और चिनाब नदी पर अपने क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए या सिंचाई सुविधाओं के लिए बांध बनाने के लिए पूरी तरह से क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। तो ये इस तरह से अगर आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी तंत्र है। अगर हम दाईं ओर की बात करें तो दाईं ओर से यहाँ पर श्योक नदी आकर सिंधु नदी मिल जाती है, ये छोटी नदी है श्योक नदी। कुछ और नदियाँ पाकिस्तान की तरफ से आकर, जिसमें काबुल नदी है, 2-3 और नदियाँ आकर इसमें आपकी मिल जाती हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत से निकलकर कौन कौन सी नदियाँ सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं, या सिंधु नदी के तंत्र में कौन कौन सी नदियों को शामिल किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर ये जानकारी जो मैंने आपको आज उपलब्ध कराई है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा विश्वास है आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मैं ये कामना करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपको डालूँ बहुत जल्दी, तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।